हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। इसी के साथ मैं 2 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू भी कराऊंगा, क्योंकि मेरा कल वीडियो नहीं आया था एमसीक्यू का, तो मैं आज आपको दोनों दिन के एमसीक्यू करा रहा हूं। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि मेरा अभी एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसके 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो आप जाइए मेरे YouTube चैनल पर और प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें चारों लेक्चर अपलोडेड है, जिसमें आपको पूरी इकोनॉमी फ्री ऑफ कॉस्ट में कराई जा रही है और बेसिक लेवल से हायर लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ एफडीआई लिमिट फॉर इंश्योरेंस वाज इंक्रीज बाय गवर्नमेंट। अब देखो ये पूछ रहा है कि बताइए इंश्योरेंस की एफडीआई लिमिट को गवर्नमेंट ने कितना बढ़ा दिया है। अब सबसे पहले यह समझिए कि आप जानते हो कि हमारे इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बड़ा ही कम है। क्या कम है? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बड़ा ही कम है। क्लियर? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बड़ा ही कम है। तो इसको रिजोल्यूशन के लिए और इवन फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकें, तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस की एफडीआई लिमिट बढ़ा दी है। कितनी कर दिया है? पहले थी 74%, अब इसको कर दिया है दोस्तों 100%। कितनी कर दी है? 100%। कितना? 74 से कर दिया है 100%। सर पहले क्या थी? तो 2021 से पहले एफडीआई की लिमिट थी 49%। इसको करा था फरवरी 2021 में कितना? 74%। अब सर ये बताइए कि इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट क्यों है? देखो, अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आप अपना हर इंश्योरेंस रखो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वेल्थ इंश्योरेंस हो। तीनों इंश्योरेंस आपके सिक्योर होना चाहिए, तो आपकी लाइफ भी सिक्योर रहेगी फ्यूचर के लिए एज वेल एज प्रेजेंट के लिए। तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है और इंडिया का एक ही मोटिव है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 तक इंडिया में हर आदमी का इंश्योरेंस होना चाहिए। क्या होगा 2047? क्या है? तो 2047 में हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा हमारा देश। और तब तक इंडिया को विकसित भारत बनाने के साथ साथ इंश्योरेंस कवरेज भी बढ़ाना है। अब सर हमें यह बताइए, ये परसेंटेज का लोचा क्या है? 74, 100%, 49%, ये क्या है? तो एफडीआई का देखो क्या होता है कि कोई भी फॉरेन कंपनी जब इंडिया में इन्वेस्ट करने आती है, किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करने जाती है, तो एक उस कंट्री में लिमिट होती है कि 74% तक अगर कोई भी, जैसे मानिए इंश्योरेंस कंपनी आई फॉरेन की और वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो अगर वो इंडिया किसी भी इंडियन कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से टायर अप करती है और उसके 74% शेयर को होल्ड करती है और 28% शेयर इंडियन कंपनी को दे देती है, तो उसका गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि 74 की लिमिट है हमारे इंडिया में। अब गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए उसको, वो इजीली इन्वेस्ट कर सकती है। अगर उसको अपने स्टैक की वैल्यू को बढ़ाना है, 74% से ज्यादा रखना है, तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए इन इंडिया में। क्लियर? अब क्या है, क्वेश्चन बनता है कि 74% से अभी गवर्नमेंट ने 100% कर दिया है। अब कोई भी फॉरेन कंपनी रिलेटेड टू इंश्योरेंस इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकती है विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, और उसे किसी भी इंडियन कंपनी से टायर अप करने की जरूरत नहीं है। वो इजीली 100% शेयर को होल्ड कर सकती है और इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है। और इसका मेन एम क्या है कि इंश्योरेंस कवरेज को एनहांस करना इंडिया के अंदर, और क्या करना? इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। समझ में आया मेरी बात को? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया हैज साइन अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विथ विच कंट्री टू डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम फॉर इंडियन नेवी। अब ये पूछ रहा है कि बताइए इंडिया ने
किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो दोनों मिलके एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम बनाएगी फॉर इंडियन नेवी। क्या है? इंडियन नेवी। आप देख पा रहे होंगे ये है यूनाइटेड किंगडम, यूके के साथ हमने एक टायर अप एग्रीमेंट साइन किया है, इंटेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें दोनों कंट्री इंडिया और यूके दोनों मिलके को डिजाइन करेंगी, कोऑपरेट करेंगी, क्या बनाएंगी? इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम फॉर द फ्यूचर यूज ऑफ द सबमरीन ऑफ द इंडियन नेवी। और जितने भी शिप होंगे उसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम का यूज करा जाएगा। क्या यूज करा जाएगा? इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम का यूज करा जाएगा किसके अंदर? फ्यूचर इंडियन नेवी के जितने भी शिप होंगे उनमें। समझ गए मेरी बात को? तो इंडिया और यूके ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो दोनों मिलके एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम बनाएंगे। क्लियर? याद रखना। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन 98 मिलियन लोन विद विच इंटरनेशनल बैंक ऑफ फॉर हॉर्टिकल्चर फार्मर। देखो क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक अप्रूवल लिया है, 98 मिलियन डॉलर का एक लोन लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। क्या लिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक से अभी लोन लिया है कितना? 98 मिलियन डॉलर का। अब ये लोन लिया क्यों है? तो इसका मेन मोटिव है हॉर्टिकल्चर फार्मर को फैसिलिटी प्रोवाइड कराना टू एनहांस दी प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब जो बेसिक बच्चे हैं उनको हॉर्टिकल्चर का मतलब नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ये सारे इंक्लूड है किसमें? हॉर्टिकल्चर में। अब इसके लिए एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मेन ऑफिस है मनीला फिलीपींस में। क्लियर? याद रखोगे 1966 में ये सेटअप हुई थी। कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक। याद रखना, ये सिंपल था। अब क्या है? इंडो पैसिफिक है, याद रखना बैंक है। अब क्या है? क्वेश्चन बनता है कि सर ये बैंक लोन दे रही है 98 मिलियन डॉलर का हॉर्टिकल्चर फार्मर को, पर हॉर्टिकल्चर फार्मर इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? इंडिया के हॉर्टिकल्चर फार्मर है, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहला यूटिलाइजेशन ऐसे करेंगे कि पहले तो ये सर्टिफाइड वी कैन से डिसीज फ्री मटेरियल का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डिसीज फ्री मटेरियल का यूज करेंगे जो सर्टिफाइड होगा। तो इसका यूज होगा, इससे क्या होगा कि हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन एनहांस होगा। क्या होगा? हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन एनहांस होगा और जो हॉर्टिकल्चर के फार्मर हैं उनकी इनकम भी एनहांस होगी। तो समझ गए? एशियन डेवलपमेंट बैंक 98 मिलियन डॉलर अप्रूव कर दिया है, लोन दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू एनहांस दी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया, और ये किसानों को मिलेगा फॉर डिफरेंट एक्टिविटी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एम ऑफ संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय इंडियन रेलवे। अब इंडियन रेलवे ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है संरक्षा। क्या नाम है? संरक्षा। अब इसका मेन एम क्या है? तो इसका एम है एनहांस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर। एनहांस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर। इंडियन रेलवे में आप जाते हो, बिल्कुल जाते हो, बट वहां पर क्या होता है, अगर आप जनरल में चले जाइए तो डेफिनेटली आपकी चोरी होना है। अगर आप स्लीपर में भी जाते हो तो मोस्टली चोरी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। इवन हमें बड़ी सेफ्टी से रहना पड़ेगा तो हमारे सामान को हम बचा पाएंगे। क्लियर? अब क्या है, इंडियन रेलवे ने इसकी एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है कि जो सेफ्टी और मिल सके पैसेंजर को, सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल सके पैसेंजर को। इवन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी लोग अनसिक्योर हैं, अनसेफ हैं इंडियन रेलवे में। इसका कोई प्रमोशन और मैं कोई डाउनफॉल नहीं कर रहा हूं इंडियन रेलवे का। इवन अगर हम सेफ्टी नहीं रखते इंडियन रेलवे में तो डेफिनेटली 5 तरह के लोग बाग आते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमारी सेफ्टी है इंडियन रेलवे में नहीं, आप हर चीज में अगर सेफ्टी नहीं रखते हो अपनी तो आपकी डेफिनेटली चोरी या कुछ भी हो सकता है, वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो मैं डाउनफॉल नहीं कर रहा इंडियन रेलवे का, ये तो हमारे गर्व की बात है कि हमारा इंडियन रेलवे इतना आगे है। क्लियर? तो मोबाइल ऐप लॉन्च करिए संरक्षा ने। इसका मेन एम है सेफ्टी को एनहांस करना और पैसेंजर की सिक्योरिटी को भी
एनहांस करना। तो समझ गए मेरी बात को, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल था। विच स्टेट आइकॉनिक हैंडीक्राफ्ट गार चोला हैज बीन अवार्डेड जीआई टैग। जीआई टैग क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग मिल गया है। किस कौन सी स्टेट के? ये साड़ी है जिसका नाम है गरचोला। क्या नाम है? गरचोला। तो ये गुजरात की साड़ी है और बड़ा ही फेमस साड़ी है। क्या है? बड़ी फेमस साड़ी है। और जितने भी डिजाइन दिख रहे हैं ना आपको, ये हाथ से बनाए जाते हैं और इवन इट इज अ हैंडीक्राफ्ट। ये पूरे डिजाइन हाथ से बनाए जाते हैं और गुजरात की फेमस ये साड़ी है गरचोला। इवन अगर आप जाओ कभी भी गुजरात में तो अपने पेरेंट्स, अपनी माँ के लिए ये वाली साड़ी जरूर लाना। ये क्या है? बड़ी फेमस और इसको जीआई टैग मिल गया है। अब जीआई टैग होता क्या है? तो जीआई टैग का मतलब है कि ये साड़ी का हैंडीक्राफ्ट जो हो रहा है, इस पर आर्टिफैक्ट, ये सिर्फ ओनली गुजरात में ही होता है। ये पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं हो रहा। तो इसको जीआई टैग है, इसका ओरिजिन ही यहीं से हुआ है, गुजरात से। तो ठीक है, तो जीआई टैग मिल गया किसको? गरचोला को। तो गुजरात कभी भी जाओ तो अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी वाइफ के लिए इस तरह की साड़ी जरूर लाना। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। और गुजरात को जीआई टैग है, ठीक है। और गुजरात में 27 जीआई टैग हो चुके हैं, याद रखना 27 जीआई टैग हो चुके हैं गुजरात के अंदर। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच रीजन ऑफ इंडिया हैज बीन शोकेज इन अस्त लक्ष्मी महोत्सव 2024। देखो, अस्त लक्ष्मी महोत्सव चल रहा है 6 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक ये प्रोग्राम चलेगा। कब चलेगा? 6 से लेकर 8 दिसंबर तक ये प्रोग्राम चलेगा और भारत मंडपम में ये प्रोग्राम होगा। कहां पर होगा? भारत मंडपम, जो कि प्रगति मैदान में है। कहां पर है? प्रगति मैदान में है, ये प्रोग्राम चलेगा। और इस प्रोग्राम में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इस प्रोग्राम को है कौन से रीजन को के कल्चर को शोकेस किया जाएगा। तो देख पा रहे होंगे आप, ये है कौन? अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ये यूनियन मिनिस्टर है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के। तो डेफिनेटली यहां पर नॉर्थ ईस्ट रीजन के कल्चर को शोकेस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कल्चर को यहां पर दिखाया जाएगा, शोकेस किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को, जिसका नाम है अस्त लक्ष्मी महोत्सव। और ये 6 से लेकर 8 दिसंबर तक चलेगा। याद रखोगे? सिंपल है, सिंपल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप हैज थ्रेट टू विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज टू फेस 100% टैरिफ इफ दे चूज अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म इन वर्ल्ड ट्रेड अदर देन डॉलर। अब देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप जब से जीते हैं, ये इनका एक स्टेटमेंट है कि टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन द डिक्शनरी देन लव एंड फेथ। ये मैं कई बार लाइन बोल चुका हूं और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही वही काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले स्टेटमेंट दिया, 3 कंट्रियों पर टारगेट किया। जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि चाइना, कनाडा और मैक्सिको, इन 3 कंट्री को सबसे पहले थ्रेट दिया कि तुम पर अब हम टैरिफ लगाने वाले हैं। जितने भी तुम्हारे प्रोडक्ट यूएसए में आ रहे हैं उन पर टैरिफ लगाया जाएगा। क्यों टैरिफ लगाया जाएगा? क्योंकि क्या है, यूएसए का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी जॉब जाते जा रही है और उसकी जॉब को एनहांस करने के लिए ये टैरिफ लगा रहे हैं और यूएसए की कंपनियों का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और कंपटीशन बढ़ाने के लिए। क्लियर? समझ गए मेरी बात को? अब इन्होंने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने, सबसे पहले टैरिफ लगाऊंगा मैं 3 कंट्री पर, चाइना, मैक्सिको और कनाडा। अब इनका दूसरा स्टेटमेंट आया है अभी लेटेस्ट कि ब्रिक्स कंट्रियों पर भी टैरिफ लगेगा, 100% टैरिफ। क्यों? ब्रिक्स कंट्री पर भी 100% टैरिफ। ब्रिक्स कौन है? ब्रिक्स के मेंबर हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इथोपिया, इजिप्ट, यूएई और ईरान।
ये इसके मेंबर है, याद रखना। अब ब्रिक्स पर क्यों लगाए जाएंगे, ये क्यों धमकी दे रहे हैं ब्रिक्स को कि ब्रिक्स कंट्री पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। क्या हुआ था कि अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी कजान में, कजान रशिया में, आपको याद हो तो रशिया और कजान में अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी। और मैंने एक इंडिविजुअल लेक्चर ही बना के रखा है ब्रिक्स के ऊपर, आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में एडिटोरियल का एक फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको 16th ब्रिक्स समिट के बारे में आपको मिल जाएगा जो कि कजान में हुई थी। क्लियर। अब इस कजान की मीटिंग में डिसाइड करा गया था क्या है, रशिया और ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है और ईरान और रशिया एक मेजर मेंबर है ब्रिक्स के, और रशिया से ट्रेड नहीं हो पा रहा है और कंट्रियों से, क्योंकि ट्रेड करने का एक ही सोर्स है डॉलर, कौन सा, यूएस डॉलर। तो रशिया ने बोला कजान में कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि एक अल्टरनेटिव करेंसी निकालते हैं, या फिर हम लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं, जिससे क्या होगा, हम या अल्टरनेटिव करेंसी निकालते हैं, लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे तो हमारा ट्रेड एनहांस हो जाएगा, हमको यूएस डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे मेरी बात को। अब इसी बात को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप भी नए प्रेसिडेंट बने हैं, कौन से बने हैं, 47th प्रेसिडेंट बने हैं, कौन, डोनाल्ड ट्रंप, याद रखना 47th प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं बने हैं, उन्होंने बोला कि मैं आते ही अगर रशिया और ब्रिक्स कंट्री कोई भी अल्टरनेटिव करेंसी को अडॉप्ट कर लेती हैं तो मैं आते ही उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा, जो भी उनका प्रोडक्ट उस कंट्री से आएगा उस पर 100% टैरिफ लगा दूंगा। तो कौन सी ब्रिक्स, याद रखोगे, ब्रिक्स पर बोला है कि 100% टैरिफ लगाने का बोला है। अब डिटेल में जानना है तो मेरा डिटेल करंट अफेयर में जाइए, आज कल के करंट अफेयर में शायद 2 दिसंबर में मैं डिटेल में समझाया, और ये न्यूज फर्स्ट ही है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज कंडक्टेड आर्मी एक्सरसाइज सिनबैक्स विद इंडिया इन पुणे। देखो सिनबैक्स से आप देख पा रहे होंगे ये है कंबोडिया कंट्री, क्या है, कंबोडिया कंट्री है, और कंबोडिया कंट्री और इंडिया ने दोनों ने मिलके एक आर्मी एक्सरसाइज करी है। क्या करी है, एक आर्मी एक्सरसाइज करी है इंडिया और कंबोडिया ने मिलके, जो कि पुणे में चल रही है। कहां चल रही है, पुणे में। क्लियर। अब यह एक्सरसाइज बायलैटरल एक्सरसाइज, और सिनबैक्स का फुल फॉर्म क्या है, कंबोडिया इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। क्या है, कंबोडिया इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, ये है इसका फुल फॉर्म। क्लियर। तो कंबोडिया कंट्री के साथ इंडिया ने एक बायलैटरल एक्सरसाइज करी है इस साल की, आर्मी एक्सरसाइज। क्या करी है, कंबोडिया कंट्री की। तो याद रखोगे। चलते अपन इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व एज अ इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 2024। देखो स्लेवरी तो खत्म हो गई है, पर अब मॉडर्न स्लेवरी आ गई है। क्या आ गया है, मॉडर्न स्लेवरी आ गई है। अब मॉडर्न स्लेवरी होती क्या है, तो सर ये तो बताइए कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। तो मॉडर्न स्लेवरी का मतलब है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, ये है मॉडर्न स्लेवरी। अब इस मॉडर्न स्लेवरी को खत्म करने के लिए एक इंटरनेशनल डे बनाया जाता है फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, जो कि 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। कब, 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखोगे, सिंपल था। चलते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च मिशन अरुण हिमवीर टू एनहांस मार्केटिंग लिंकेज फॉर लोकल एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। देखो आप देख पा रहे होंगे इमेज में, ये इमेज को भी ध्यान मत रखो, क्योंकि इमेज क्या है बाद में समझेंगे इमेज के बारे में, क्योंकि इसमें आईटीबीपी के ऑफिसर ही बैठे हैं। अब आईटीबीपी का इन्वॉल्वमेंट हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि ये मिशन स्टार्ट क्यों हुआ है। मिशन इसलिए स्टार्ट हुआ है, जो भी हॉर्टिकल्चर और अदर एग्रीकल्चर के फार्मर है अरुणाचल प्रदेश के, उनका लिंकेज करना किससे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से। किससे करना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से उनका लिंकेज करना, हॉर्टिकल्चर फार्मर और जो दूसरे एग्रीकल्चर फार्मर है अरुणाचल प्रदेश में, उनको लिंकेज करना। उससे क्या होगा कि उनकी इनकम एनहांस होगी और उनका प्रोडक्शन भी एनहांस हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा पैसा मिलेगा तो फिर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। समझे बात को। अब क्या है कि इनका हो गया अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश ने ये मिशन निकाला है। अब ये आईटीबीपी का रोल क्या है,
आईटीबीपी ने क्या किया है, तो आईटीबीपी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एमओयू साइन किया है, किसके साथ, अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के साथ एक एमओयू साइन किया है, किसके, आईटीबीपी ने। अब आईटीबीपी क्या करेगी, तो इस मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जरिए आईटीबीपी डायरेक्ट किसानों से हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट जैसे फ्रूट्स, वी कैन से वेजिटेबल, मीट्स, पोल्ट्री डायरेक्ट किसानों से खरीदेगी थ्रू अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के जरिए। समझ में आया मेरी बात को, तो एक आईटीबीपी का मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन भी हुआ है अरुणाचल प्रदेश के साथ, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंपल है। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड एड्स डे। देखो वर्ल्ड एड्स डे कब पड़ता है, ये पड़ता है 1 दिसंबर को। कब पड़ता है, 1 दिसंबर को। और इसका मेन एम क्या होता है कि एड्स को अवेयरनेस बढ़ाना, एड्स के बारे में, एचआईवी एड्स के बारे में अवेयरनेस को एनहांस करना। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए 2024 की थीम क्या थी एड्स की, वर्ल्ड एड्स डे की थीम क्या थी, तो इसकी थी टेक द राइट पाथ माय हेल्थ माय राइट, इसकी थीम थी। 2024 की थीम थी टेक द राइट पाथ माय हेल्थ माय राइट। तो क्या है, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखना, सिंपल है पर इंपॉर्टेंट बहुत है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाँ मैंने देखा है 2-3 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने जब एग्जाम देखे, मतलब पेपर देखे, तब देखा कि वर्ल्ड एड्स डे पूछा जाता है। अगर लेटेस्ट में कोई एग्जाम हो रहा है तो डेफिनेटली ये पूछा जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट ही है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इन इंडिया इन द मंथ ऑफ जुलाई सितंबर 2024। ये पूछ रहा है कि बताइए जुलाई सितंबर जो कि क्वार्टर सेकंड है, उसमें इंडिया में कितनी एफडीआई इनफ्लो हुई। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि एफडीआई कितनी इनफ्लो हुई है। देखो ये पूछ तो रहा है कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया है सबसे ज्यादा एफडीआई देने में इंडिया को। तो सबसे ज्यादा देखो पहले तो पूरी एफडीआई जानते हैं हम, 13.8 बिलियन या 4 बिलियन है डॉलर, कुछ ऐसा 13.4 बिलियन डॉलर इतनी एफडीआई आई इस क्वार्टर 2 में, जुलाई सितंबर में इंडिया में। और इसमें से 50% एफडीआई तो सिर्फ ओनली सिंगापुर कंट्री ने दी। कौन ने दी, सिंगापुर कंट्री से 50% ऑफ एफडीआई टोटल, आउट ऑफ टोटल में से इंडिया में सिंगापुर कंट्री से आई। तो याद रखना सिंगापुर कंट्री वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है किसकी, एफडीआई देने वाली इंडिया को, एफडीआई इनफ्लो की। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप हैज अपॉइंटेड टू हुम एज डायरेक्टर ऑफ एफबीआई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इंडियन ओरिजिन के पर्सन को अपॉइंट कर दिया है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सॉरी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मुझे क्या है इंडिया लग रहा था, मैंने कि यार इंडिया कैसे आ जाएगा यूएस में, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, सीबीआई और एफबीआई में बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो जब एफबीआई की बारी आती है तो सीबीआई की याद आ जाती है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसे हमारी इंडिया की है, ऐसे ही फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। क्लियर, तो अभी अपॉइंट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल। किसको अपॉइंट कर दिया है, काश पटेल को अपॉइंट कर दिया है। कौन, एफबीआई के डायरेक्टर के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने। तो याद रखोगे, क्लियर, सिंपल था। तो इसी के साथ दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं, सेकंड और थर्ड के। अब आपको एक काम करना है, क्या करना है कि आपको सीधे मेरे चैनल पर जाना है। पहले तो आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वीडियो बड़ा होगा, लग रहा होगा। थोड़ा रेस्ट करने के बाद आप मेरा चैनल फिर से खोलिए और इसके बाद सीधे प्लेलिस्ट पर जाइए। आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा। या तो आपने अगर एक भी वीडियो नहीं देखा है तो या तो आप शुरू से स्टार्ट कर दो, फर्स्ट लेक्चर से, इंट्रोडक्शन से। और अगर आपने मेरे 3 वीडियो देखे हैं तो अभी जो लेटेस्ट 4th वीडियो आया है उसको देख लीजिए। हालांकि वो बड़ा है, 1 घंटे शायद 20 मिनट का वीडियो है वो,
तो देख लीजिए, पर आपको इकोनॉमिक प्लानिंग पूरी एक एक चीज क्लियर करी है मैंने आपको। क्लियर? तो मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।